सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 31 जहर स्पाइक कछुआ। अनुवादक 54,96,90,339। भारी कवच जानवर ने अपना पैर बाहर निकाला और एक बार फिर स्टील थॉर्न कछुए पर बुरी तरह से रौंद दिया। फिर भी ये पहले की तरह ही था। भारी कवच जानवर का पैर स्टील थॉर्न कछुए की पीठ पर लगे बेहद कठोर स्पाइक से फिर से छेदा गया। अपनी दर्दनाक चीखों के बावजूद भारी कवच जानवर हार मानने को तैयार नहीं था और अपने दूसरे पैर से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। लिन शेन ने जल्दी से उसे पीछे हटने का आदेश दिया। वह स्टील थॉर्न कछुआ काफी साधारण लग रहा था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक औसत स्टील थॉर्न कछुआ नहीं था। हालांकि भारी कवच जानवर अनिच्छुक था, लेकिन उसके पास लिन शेन के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह पीछे मुड़ा और अन्य स्टील थॉर्न कछुओं पर हमला किया। एक एक करके भारी कवच जानवर ने अपनी पहले की अजेय स्थिति को फिर से हासिल किया। कुछ ही क्षणों में कई स्टील थॉर्न कछुओं को कुचल दिया। साधारण दिखने वाला फिर भी असाधारण स्टील थॉर्न कछुआ भारी कवच जानवर का पीछा करता हुआ उससे लड़ना चाहता था, लेकिन लिन शेन ने भारी कवच जानवर को जबरन नियंत्रित किया ताकि वह बच सके। गति के मामले में भारी कवच जानवर मिश्र धातु स्तर के प्राणियों में काफी धीमा था, लेकिन ये स्टील थॉर्न कछुए की तुलना में थोड़ा तेज था, इसलिए चाहे वह कितनी भी तेजी से पीछा करे, वह भारी कवच जानवर को पकड़ नहीं सका, जिसने एक के बाद एक स्टील थॉर्न कछुए को कुचलना जारी रखा। अचानक लिन शेन ने देखा कि भारी कवच जानवर की गति धीमी हो गई थी और यहाँ तक कि उसकी दौड़ने की हरकतें भी कुछ हद तक बंद हो गई थीं, जैसे कि वह लंगड़ा रहा हो। क्या अभी उसे इतनी बुरी तरह चोट लगी थी? लिन शेन को यह अजीब लगा। अगर उस पैर की चोट उसकी गतिशीलता को प्रभावित कर रही थी, तो लक्षण अभी क्यों दिखाई दिए? भारी कवच जानवर के घायल पैर पर नजर डालते हुए लिन शेन को तुरंत लगा कि यह कोई साधारण चोट नहीं हो सकती है। भारी कवच जानवर के पैर पर घाव से कोई बेस म्यूटेशन द्रव रिस नहीं रहा था और यह गंभीर नहीं लग रहा था, लेकिन उसका पूरा पैर मुड़ने में असमर्थ लग रहा था। हर कदम पर भारी थपथपाहट के साथ चल रहा था, जैसे कि वह उसका पैर नहीं बल्कि एक बैसाखी थी। अच्छा नहीं है, उस स्टील थॉर्न कछुए पर लगे स्पाइक्स में कुछ विष जैसा कुछ है। लिन शेन को समस्या का एहसास हुआ। विष जैसा पदार्थ अभी भी हैवी आर्मर बीस्ट के शरीर में फैल रहा था, जिससे उसकी हरकतें लगातार कम हो रही थीं। स्टील थॉर्न कछुए ने उसे पकड़ लिया और हैवी आर्मर बीस्ट ने उसे बुरी तरह लात मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी गर्दन कछुए के मुंह में फंस गई और वह उसे छुड़ा नहीं पाया, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। अपने दूसरे पैर से लात मारने की कोशिश करना बेकार था, क्योंकि वह पैर अब लकड़ी की तरह बेजान हो गया था। समय पर एक टांके से 9 टांके बच जाते हैं। लिन शेन ने खुद को मजबूत किया और उल्कापिंड आयरन स्वेलो को बुलाया। जैसे ही स्टील थॉर्न कछुआ जिद्दी होकर हैवी आर्मर बीस्ट के पैर की गर्दन से चिपका रहा, उल्कापिंड आयरन स्वेलो एक काले ब्लेड में बदल गया और अविश्वसनीय गति से उसकी गर्दन पर वार किया। किसने सोचा होगा कि स्टील थॉर्न कछुआ चाल में तेज नहीं था, लेकिन अपनी गर्दन वापस खींचने में आश्चर्यजनक रूप से तेज था। उसने अपनी पकड़ ढीली की और उल्कापिंड आयरन स्वेलो के प्रहार से बचते हुए अपनी गर्दन वापस खींच ली। स्टील थॉर्न कछुआ उल्कापिंड आयरन स्वेलो के हमले से बचता हुआ अपनी गर्दन बिजली की गति से आगे बढ़ाता है। भारी कवच जानवर के पैर को फिर से काटने की कोशिश करता है। हालांकि उसने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि उल्कापिंड आयरन स्वेलो, जो आगे की ओर भयंकर रूप से उड़ता हुआ प्रतीत होता है, एक विचित्र मोड़ लेगा और पहले से भी अधिक तेजी से वापस आएगा और एक बार फिर स्टील थॉर्न कछुए की गर्दन पर वार करेगा। सबसे पहले स्टील थॉर्न कछुए को ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी, और दूसरी बात, दूरी बहुत कम थी और उल्कापिंड आयरन स्वेलो की गति इतनी आश्चर्यजनक रूप से तेज थी कि उसने कछुए को अपनी गर्दन वापस खींचने का कोई मौका नहीं दिया। एक काली बिजली चमकी और एक तेज झटके के साथ स्टील थॉर्न कछुए की गर्दन उल्कापिंड आयरन स्वेलो द्वारा काट दी गई, जो ब्लेड की तरह तेज थी। इसकी गर्दन उसके खोल और स्पाइक्स जितनी कठोर नहीं थी, और स्विफ्ट स्लैश और स्वेलो रिटर्न दोनों द्वारा बढ़ाए गए उल्कापिंड आयरन स्वेलो के एक ही घातक प्रहार का शिकार हो गई। म्यूटेंट स्टील प्राणी पॉइजन स्पाइक कछुए को मार डाला। स्टील थॉर्न कछुए की मौत के बाद लिन शेन के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। इसके बजाय उसने हैवी आर्मर बीस्ट और उल्कापिंड आयरन स्वेलो को शेष स्टील थॉर्न कछुओं को और भी तेजी से खत्म करने का आदेश दिया। स्टील थॉर्न कछुए जिन्होंने बेस म्यूटेशन एग की रक्षा करने की कसम खाई थी, वे अभी भी बेखौफ होकर हैवी आर्मर बीस्ट पर हमला कर रहे थे, जीवन और मृत्यु से बेखौफ। अगर कोई विकल्प होता तो लिन शेन उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहते। आखिरकार स्टील की सामग्री बहुत मूल्यवान नहीं थी और शायद इतनी सारी वस्तुओं को वापस ले जाना संभव नहीं होगा। उसने हैवी आर्मर बीस्ट और उल्कापिंड आयरन स्वेलो को स्टील थॉर्न कछुओं को मारने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि उसे चिंता थी। कुछ ही समय बाद लिन शेन की चिंता सबसे खराब संभावित परिदृश्य की ओर बढ़ गई। हैवी आर्मर बीस्ट के 2 घायल पैर अब हिल नहीं सकते थे, यहाँ तक कि उसका शरीर भी अकड़ने लगा था, जिससे चलना मुश्किल हो रहा था।
इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि उल्कापिंड आयरन स्वेलो के पंख भी सख्त होने लगे, उसका उड़ान पथ अत्यधिक अस्थिर हो गया और उसकी गति भी काफी धीमी हो गई, लगभग कई बार आसमान से गिर गया। सौभाग्य से वे दोनों मिश्र धातु जीव थे, स्टील थॉर्न कछुओं की तुलना में ताकत में एक स्तर अधिक, अन्यथा वे अब तक झुंड में रहने वाले कछुओं द्वारा मारे जा चुके होते। लिन शेन ने पहले म्यूटेड पॉइजन थॉर्न कछुए के एक्यूपॉइंट को मारने के लिए खुद नीचे जाने से परहेज किया था, इस डर से कि वह भी उस पदार्थ से संक्रमित हो जाएगा, चाहे वह कोई विष हो या कुछ और। यही वजह थी कि उसने उल्कापिंड आयरन स्वेलो को कोशिश करने दी। परिणाम बहुत बुरा था, यहाँ तक कि सुरक्षित उल्कापिंड आयरन स्वेलो भी प्रभावित हुआ था और लिन शेन को नहीं पता था कि उन्हें कैसे बचाया जाए। वह केवल असहाय होकर देख सकता था कि कैसे उनके शरीर धीरे धीरे सख्त होते गए जब तक कि वे पूरी तरह से स्थिर नहीं हो गए, जैसे कि धातु की मूर्तियां। लगभग 1 दर्जन स्टील थॉर्न कछुए बचे थे, लेकिन सौभाग्य से लिन शेन के पास अभी भी सुपरसोनिक गनमैन था, जिसने सिर पर गोलियां चलाईं और शेष कछुओं को मार डाला। मुझे यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। लिन शेन ने रुकने की हिम्मत नहीं की, उसे डर था कि स्टील थॉर्न कछुओं की लाशें और उनके शरीर से निकलने वाला बेस म्यूटेशन फ्लूइड अन्य बेस वेरिएंट जीवों को आकर्षित करेगा। यहाँ तक कि रेत के गड्ढों में बेस म्यूटेशन अंडे भी लिन शेन ने छोड़ दिए थे, जो बैकअप के लिए अपने बैग में कुछ पैक करना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उस उत्परिवर्तित जहर थॉर्न कछुए ने यहाँ अंडे दिए थे, लिन शेन ने सोचा। उसकी बांह के चारों ओर लिपटा डेथ पाउडर अचानक अपने आप हिल गया, एक सांप की तरह उसकी आस्तीन से बाहर निकलकर रेत के गड्ढे की ओर बढ़ गया। डेथ पाउडर, बाहर आओ, मेरे उत्परिवर्ती बेस म्यूटेशन अंडे को मत छुओ, लिन शेन ने सोचा। कदम दर कदम रेत के गड्ढे की ओर बढ़ रहा था, अपनी कमर को सीधा करने में असमर्थ था और बड़ी मुश्किल से चल रहा था। दुर्भाग्य से डेथ पाउडर ने उसकी आज्ञा नहीं मानी, ये रेत के गड्ढे में घुस गया। लिन शेन के गड्ढे तक पहुंचने से पहले डेथ पाउडर अपने आप बाहर आ गया और फिर दूसरे रेत के गड्ढे पर झपट पड़ा। लिन शेन ने उसका पीछा करना छोड़ दिया था और असहाय होकर डेथ पाउडर को रेत के गड्ढों के बीच तेजी से भागते हुए देख रहा था, बारी बारी से सैकड़ों गड्ढों में जा रहा था। आखिरी रेत के गड्ढे से बाहर निकलने के बाद डेथ पाउडर ने म्यूटेटेड पॉइजन थॉर्न कछुए की लाश पर झपट्टा मारा। उसका शरीर और मुंह के अंग बहुत ज्यादा फैल गए और उसने म्यूटेटेड पॉइजन थॉर्न कछुए की लाश को एक ही घूंट में निगल लिया। मैंने अभी तक बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा नहीं किया है, यह म्यूटेंट प्राणी का दुर्लभ बेस म्यूटेशन फ्लूइड है। लिन शेन बहुत निराश था क्योंकि उसने अच्छी चीज़ों को बर्बाद होते देखा, ये म्यूटेंट प्राणी की सामग्री थी। हालांकि यह एक निचले स्तर का था, लेकिन म्यूटेंट शब्द की मौजूदगी ने इसे काफ़ी मूल्यवान बना दिया। ये और भी निराशाजनक था क्योंकि उत्परिवर्तित जहर कांटा कछुए ने संभवतः अंडे दिए थे, जो संभवतः उत्परिवर्ती अंडे थे जिन्हें डेथ पाउडर ने निजी तौर पर खा लिया था। अगर लिन शेन ने उन्हें हासिल कर लिया होता तो वह बेस म्यूटेशन को पूरा करने के लिए उत्परिवर्ती अंडों का इस्तेमाल कर सकता था, जो निश्चित रूप से उसे अन्य स्टील म्यूटेटर से ज़्यादा शक्तिशाली बनाता। जब लिन शेन डेथ पाउडर को पूरी तरह से नियंत्रित करने के तरीकों पर विचार कर रहा था तो वह आश्चर्यजनक रूप से अपने आप वापस रेंगता हुआ आया। लिन शेन की बांह पर चढ़ गया और रेंगते समय उसका शरीर सिकुड़ता गया जब तक कि वह उसके हाथ की हथेली में एक कैप्सूल में बदल नहीं गया। बेस म्यूटेशन विकसित हो रहा है, लिन शेन ने कैप्सूल पर ऐसा संदेश देखा। चलो, अब विकसित हो रहा है, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? लिन शेन ने डेथ पाउडर को अनलॉक करने और बुलाने की कोशिश की, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी चाबी काम नहीं कर रही थी, इसे बुलाने में पूरी तरह से असमर्थ। खतरों से भरी इस जगह में ये लानत वाली चीज़ खुद को भरने के बाद विकसित होने के लिए चली गई और लिन शेन को पता नहीं था कि विकास में कितना समय लगेगा। उसके पास अपने पूर्वजों की 18 पीढ़ियों को शाप देने का दिल था। अध्याय 32, उत्परिवर्तनों का फिर से सामना। अनुवादक 54,96,90,339। जमीन स्टील थॉर्न कछुओं के शवों से ढकी हुई थी और भारी कवच वाले जानवर और उल्कापिंड लोहे के निगल दोनों बेजान धातु की मूर्तियां बन गए थे। भारी कवच वाला जानवर वापस लेने के लिए बहुत बड़ा था, अब यह शायद असंभव था। उल्कापिंड लोहे के निगल को वापस लिया जा सकता था, लेकिन लिन शेन को डर था कि उसमें किसी तरह का विष है, इसलिए उसने उसे नहीं छुआ। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मुझे डेथ पाउडर को जहर स्पाइक कछुए की देखभाल करने देना चाहिए था। लिन शेन को डर था कि डेथ पाउडर भी जहर हो सकता है, इसलिए उसने इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की थी। अब ये देखते हुए कि इसने सीधे जहर स्पाइक कछुए की लाश को खा लिया था और न केवल बच गया बल्कि विकसित भी हो गया, उसे पता था कि उसकी चिंताएं पूरी तरह से अनावश्यक थीं। उत्परिवर्तित जहर कांटा कछुए उत्परिवर्तित प्राणी हैं, फिर भी वे अग्नि बीज नहीं रखते हैं। क्या ये स्थान के कारण है या उत्परिवर्तित प्राणियों में अग्नि बीज होना जरूरी नहीं है? लिन शेन के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। स्टील थॉर्न कछुओं से जितना संभव हो सके उतना बेस म्यूटेशन द्रव इकट्ठा करने के बाद वह समुद्र तट के साथ आगे बढ़ गया। सफेद समुद्र तट से परे मिश्र धातु के पौधों का एक जंगल था। डार्कबर्ड बेस के पास के विपरीत यहाँ बिल्कुल भी हरे पौधे नहीं थे, सभी पौधे धातु के थे।
लिनशेन ने मिश्र धातु के जंगल में जल्दबाजी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। अपने कमज़ोर शरीर के साथ अगर कोई बेस वेरिएंट प्राणी अचानक झाड़ियों से निकल आए तो वह भाग भी नहीं पाएगा। समुद्र तट के साथ साथ देखने पर दूर दूर तक बड़ी चट्टानें और चट्टानें थीं, जहां से साफ नज़ारा दिखाई दे रहा था। लिनशेन देखना चाहता था कि क्या उसे वहां छिपने की जगह मिल सकती है। अगर वह 72 घंटे तक टिक सकता है तो वह शापित टेलीपोर्टर को सक्रिय कर सकता है और वापस लौट सकता है। कुछ मीटर चलने के बाद लिनशेन को लगा कि वह आगे नहीं जा सकता, या वह अपने जीवनकाल में कभी भी रीफ क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा और थकावट से मर जाएगा। उसने सुपरसोनिक गनमैन को बुलाया, उसे नीचे झुकने के लिए कहा और फिर लिनशेन अपनी पीठ के बल लेट गया जिससे सुपरसोनिक गनमैन उसे ले जा सके। ऐसा नहीं था कि लिनशेन खुद को चुनौती नहीं देना चाहता था, लेकिन सिर्फ कुछ मीटर चलने से ही वह पसीने से लथपथ हो गया था और पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। ये कौन सी जगह है वास्तव में? क्या ये रहस्यमयी लॉकी पर्वत का अंदरूनी हिस्सा है? अगर लॉकी पर्वत का अंदरूनी हिस्सा अपनी दुनिया बना सकता है तो लॉकी पर्वत का अस्तित्व कैसा है? क्या मेरे तीसरे और चौथे भाई यहाँ आए थे? क्या मेरा लापता दूसरा भाई भी यहाँ हो सकता है? लिनशेन ने सुपरसोनिक गनमैन की पीठ पर लेटे हुए बहुत सोचा। वह ये भी जानता था कि तीसरे और चौथे भाई अभी भी जीवित हो सकते हैं, लेकिन दूसरे भाई के अभी भी जीवित होने की संभावना बहुत कम थी। सुपरसोनिक गनमैन की गति स्पष्ट रूप से प्रभावित थी, लेकिन वह अभी भी बिना किसी परेशानी के तेजी से चल सकता था। समुद्र तट के किनारे 2 या 3 किलोमीटर चलने के बाद लिनशेन ने अचानक देखा कि आगे समुद्र तट पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है। वह व्यक्ति समुद्र तट पर लेटा हुआ था, लहरें उसके शरीर पर हल्के हल्के झटके मार रही थीं, लेकिन वह व्यक्ति स्थिर था। क्या यह एक मृत शरीर हो सकता है? स्पष्ट रूप से देखने के लिए बहुत दूर, लिनशेन ने सुपरसोनिक गनमैन से गति बढ़ाने और आगे बढ़ने के लिए कहा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह व्यक्ति क्यूई परिवार या वान परिवार से था, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, लिनशेन ने तुरंत शरीर पर कपड़ों को पहचान लिया। वेई वुफू, क्या वह मर चुका है? लिनशेन थोड़ा चौंक गया। हालांकि वह जानता था कि वेई वुफू के पास उसका पीछा करने के अपने इरादे थे, वेई वुफू खतरनाक परिस्थितियों में उसकी मदद करने के लिए खड़ा था। उसे यहाँ मृत देखकर लिनशेन को अभी भी कुछ दुख हुआ। वेई वुफू के पास पहुंचने पर सुपरसोनिक गनमैन ने लिनशेन को नीचे उतारा। लिनशेन ने सुपरसोनिक गनमैन से वेई वुफू के शरीर को थोड़ा बाहर खींचने के लिए कहा, जहां लहरें अब उस तक नहीं पहुंच सकती थीं। वेई वुफू के कपड़े कई जगहों पर फटे हुए थे, लेकिन उसके शरीर पर कोई घाव नहीं दिख रहा था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, समुद्र के पानी से भीगे हुए थे और उसके सिर पर लटके हुए थे। लिनशेन ने सांस लेने के लिए हाथ बढ़ाया और नब्ज महसूस की। ये देखकर कुछ आश्चर्यचकित हुआ कि वह आदमी वास्तव में अभी भी जीवित था, बस बेहोश लग रहा था। इस खोज ने लिनशेन को कुछ उलझन में डाल दिया। अगर वेई वुफू ने पहले उसकी मदद नहीं की होती तो लिनशेन ने भविष्य में होने वाली परेशानी से बचने के लिए तुरंत सुपरसोनिक गनमैन को गोली मारकर उड़ा दिया होता। हालांकि अपने बड़े भाइयों और बहनों से प्रभावित लिनशेन के मन में हमेशा कृतज्ञता और आक्रोश की भावना रहती थी, जिससे उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को खत्म करना असंभव हो जाता था जिसने उसकी मदद की थी। जैसे ही लिनशेन वेई वुफू से निपटने के बारे में सोच रहा था, वह आदमी वास्तव में जाग गया। अपनी आंखें खोलने और लिनशेन को देखने पर वह क्षण भर के लिए हैरान रह गया, लेकिन कुछ नहीं बोला और खुद को रेतीली जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह हिला, उसका रंग रूप एकदम बदल गया। ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों में कुछ समस्या है, वे उसे खड़े होने की अनुमति नहीं दे रहे थे, जिससे उसे अपने ऊपरी शरीर का उपयोग करके अकेले बैठना पड़ रहा था। क्या तुम ठीक हो? लिनशेन ने अपने पैरों को देखते हुए पूछा। मेरे पैर नहीं हिल रहे हैं, वेई वुफू ने उत्तर दिया। ये सुनकर लिनशेन चुप हो गया। पैर न होने का मतलब था कि उसका जीवन खत्म हो गया था। म्यूटेटर के लिए पैर न होने का मतलब था कि अब बेस वेरिएंट प्राणियों के खिलाफ लड़ना असंभव था। बस इतना है कि वे हिलते नहीं हैं, वे बेकार नहीं हैं, वेई वुफू ने कहा। ऐसा लगता है कि वह लिनशेन के विचारों को पढ़ रहा था, उसका चेहरा भावहीन था। लिनशेन को लगा कि यह वेई वुफू की अवज्ञा का अंतिम कार्य था। उसके पैर पूरी तरह से सुन्न लग रहे थे, और अगर वे बेकार नहीं थे तो वे और क्या हो सकते थे। हालांकि लिनशेन इस मुद्दे पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहते थे और उन्होंने वेई वुफू की कलाई पर घड़ी देखी, जो उनकी अपनी घड़ी के समान थी। उन्होंने पूछा, मेरे भागने के बाद क्या हुआ? जब मैं घाटी में लौटा तो सभी लोग क्यों चले गए थे और तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? एक राक्षस का सामना हुआ, उसे हरा नहीं सका, भाग गया, धीमे वाले मर गए, पहाड़ों में भाग गए, डाकबर्ड ने रास्ता दिखाया, गॉड माउंटेन मिला, पहाड़ पर एक गुफा थी, गुफा में प्रवेश किया और यहाँ आ गया, मेरी कलाई पर एक घड़ी बंधी, समुद्र में गिर गया, समुद्र में बेस वेरिएंट जीव थे, उन्हें हरा नहीं सका, हताश होकर लड़ा, बेस वेरिएंट जीव पीछे हट गए, बेहोश हो गए, जागे, आपको देखा। लिनशेन वेई वुफू के संक्षिप्त तरीके से बात करने से हैरान रह गए। आमतौर पर लोगों के भाषण में कारण और प्रभाव, संक्रमण और अलंकरण का प्रवाह होता है, जो अक्सर बेकार की जानकारी से भरा होता है।
दूसरी ओर वेई वुफू ने अपने भाषण में किसी भी तरह के अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, केवल उपयोगी जानकारी प्रदान की, जैसे कि किसी रूपरेखा से पाठ कर रहे हों। किस तरह का राक्षस? लिन शेन ने वेई वुफू द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने राक्षस कहा, बेस वेरिएंट प्राणी नहीं। पता नहीं, एक व्यक्ति की तरह लेकिन एक व्यक्ति की तरह नहीं, एक बेस वेरिएंट प्राणी की तरह लेकिन एक जैसा नहीं, वेई वुफू ने जवाब दिया। वह, क्या आप वर्णन कर सकते हैं कि वह राक्षस कैसा दिखता था? उद्धरण चिन्ह। लिन शेन को लगा जैसे उसने सुना भी था और नहीं भी। जैसे ही वेई वुफू जवाब देने वाले थे, समुद्र के पानी की उछाल की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। दोनों पुरुषों ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उनके चेहरे तुरंत बदल गए। नीले मिश्र धातु से बना शरीर, माणिक जैसी आंखें, दिखने में मानव जैसा लेकिन मछली के शल्क, पीठ और मुकुट पर पंख और गालों के नीचे गिल्स वाला एक प्राणी समुद्र से निकला। यह एक लाल धातु का कांटा लिए हुए था और लिन शेन और वेई वुफू को शिकारी तीव्रता से घूर रहा था, रेतीले समुद्र तट की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। तुम जाओ, उत्परिवर्तित मिश्र धातु प्राणियों के खिलाफ नहीं जीत सकते, वेई वुफू ने कहा। कोई बात नहीं, अगर मैं जा सकता था तो क्यों नहीं? लिन शेन निराश हो गया, ये जानते हुए कि उसकी शारीरिक स्थिति एक महत्वपूर्ण समस्या थी। भागने में भी असमर्थ, उसने जल्दी से सुपरसोनिक गनमैन को उसे ले जाने के लिए बुलाया। लेकिन जैसे ही सुपरसोनिक गनमैन आगे बढ़ा, इसने तुरंत बेस वेरिएंट प्राणी का ध्यान आकर्षित किया, जिसने इस बात की परवाह नहीं की कि सुपरसोनिक गनमैन उसके लिए आ रहा है या नहीं। उसके पपड़ीदार पैर भयानक ताकत और गति के साथ फट पड़े, एक पल में 1 दर्जन मीटर से अधिक की दूरी तय करके सुपरसोनिक गनमैन के करीब पहुंच गए और अपनी कांटे को उसकी ओर बढ़ा दिया। क्या तुम पागल हो? लिन शेन लगभग निराशा में चिल्लाया। अध्याय 33, वेई वुफू का अंडा। अनुवादक 54,96,90,339। उत्परिवर्तित जीव बाहर बहुत कम दिखाई देते हैं, तो यहाँ इतने सारे क्यों हैं? इस समुद्र तट पर उनमें से 2 का सामना करना पड़ रहा है। लिन शेन जानता था कि वह इस समय पीछे नहीं हट सकता, एक बार उसने ऐसा किया तो उसका अंत हो जाएगा। वेई वुफू, वह निर्दयी आदमी, उस तेज टैंक तलवार के साथ उत्परिवर्ती जीव से नहीं लड़ सकता था। सुपरसोनिक गनमैन निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर सुपरसोनिक गनमैन मर जाता तो वह चॉपिंग बोर्ड पर मांस की तरह होता, जिसे जब चाहे काटा जा सकता था। फायर! लिन शेन ने आदेश जारी करते हुए अपने दांत पीस लिए। सुपरसोनिक गनमैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींच लिया। गोलियां बैरल से निकलकर उत्परिवर्ती जीव के सिर की ओर गरजने लगीं। फायरिंग करते समय सुपरसोनिक गनमैन बाल बच गया। म्यूटेंट प्राणी ने अपना सिर झुकाया और सुपरसोनिक गनमैन की गोलियों से बच गया। उसकी गति गनमैन की गति के लगभग बराबर थी। ये केवल सौभाग्य से था कि गनमैन एक शीर्ष स्तरीय गति आधारित पालतू जानवर था, अन्यथा उस पिचफोर्क से बचना मुश्किल होता। जारी रखें। लिन शेन ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला और पूरी ताकत से वेई वुफू की ओर फेंका। हालांकि उन्होंने केवल एक बार वार किया था, लिन शेन जानता था कि सुपरसोनिक गनमैन निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। गति सुपरसोनिक गनमैन का सबसे शक्तिशाली हथियार था और फिर भी यह उसे म्यूटेंट प्राणी के खिलाफ बढ़त नहीं देता था। वह निश्चित रूप से अन्य पहलुओं में प्राणी से बहुत कमतर था और लड़ाई में उसका कोई मौका नहीं था। वेई वुफू ने वह पकड़ लिया जो लिन शेन ने उसे फेंका, एक हरे पत्ते के आकार का क्रिस्टल बेस ब्लेड। उसने तुरंत ब्लेड को अपनी उंगलियों के बीच दबा लिया और म्यूटेंट प्राणी को घूरते हुए धीरे से फुसफुसाया, चलो चलें। लिन शेन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब वेई वुफू के पास एक पालतू जानवर और एक क्रिस्टल बेस लेवल टैंक तलवार थी, तब भी वह म्यूटेंट प्राणी का मुकाबला नहीं कर सकता था। अब केवल लीफ ब्लेड के साथ यह अजीब होगा कि वह वास्तव में म्यूटेंट प्राणी को हरा सके। लिन शेन ने आदेश दिया, सही समय पाओ, उसकी आंखों में गोली मारो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वेई वुफू ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी। वह समझ नहीं पाया कि लिन शेन का क्या मतलब था। उसे नहीं लगता था कि लिन शेन के पास म्यूटेंट प्राणी को नुकसान पहुंचाने की कोई क्षमता है। वेई वुफू ने कुछ नहीं कहा। वह अच्छी तरह जानता था कि लिन शेन ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अगर वह और सुपरसोनिक गनमैन मर गए तो लिन शेन भी मर सकता है। बचकर भागना या न भागना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यूटेंट प्राणी ने गोली से बचने के बाद सुपरसोनिक गनमैन की कमर पर अपनी पिचफोर्क को तेजी से घुमाया। गनमैन को दूसरी गोली चलाने का मौका भी नहीं मिला, जिससे पता चला कि प्राणी अभी भी गति में थोड़ा आगे था। इसकी गति का मान एकदम 20 हो सकता है। बेशक डेथ पाउडर की तरह यह संभव है कि गति का मान 20 की सीमा को पार कर गया हो और पारलौकिक 21 तक पहुंच गया हो। लेकिन लिन शेन को लगा कि यह डेथ पाउडर जितना तेज नहीं था और शायद 21 तक नहीं पहुंचा। सुपरसोनिक गनमैन केवल एक और गोली चलाते हुए जल्दी से पीछे हट सकता था, जो एक बार फिर म्यूटेंट प्राणी के चेहरे पर लक्षित थी। ये सब लिन शेन द्वारा जानबूझकर किया गया था। सुपरसोनिक गनमैन का लक्ष्य म्यूटेंट प्राणी के चेहरे पर स्थिर था।
इतनी नज़दीकी सीमा पर गोलियां फिर भी चूक गईं क्योंकि प्राणी ने मुड़कर चकमा दिया, अपने पिचफोर्क को एक विस्तृत चाप में घुमाया और फिर से सुपरसोनिक गनमैन पर निशाना साधा। अब लिन शेन ने अचानक चिल्लाया और सुपरसोनिक गनमैन पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा, लगभग म्यूटेंट प्राणी के सामने आ गया और उसके चेहरे पर एक गोली चलाई। लगभग उसी क्षण जब गोली बैरल से बाहर निकली, प्राणी की पिचफोर्क सुपरसोनिक गनमैन की कमर पर लगी, जिससे वह एक तरफ उड़ गया। उसकी कमर स्पष्ट रूप से मुड़ गई और उसकी मिश्र धातु की रीढ़ टूट गई। नज़दीकी दूरी के कारण प्राणी को गोली से बचने के लिए अपनी गर्दन मोड़नी पड़ी। हवा में हरे रंग की रोशनी की एक किरण चमकी और म्यूटेंट प्राणी की बाईं आंख पर लगी, जो गोली से बच रही थी। माणिक जैसी आंख को लीफ ब्लेड ने छेद दिया, जिससे म्यूटेंट प्राणी ने दर्द से अपनी आंख में फंसे लीफ ब्लेड को पकड़ लिया। वेई वुफू ने देखा कि लिन शेन अचानक म्यूटेंट प्राणी पर हमला कर रहा था। उसकी गति सुपरसोनिक गनमैन द्वारा चलाई गई गोली से भी तेज थी। लिन शेन की गति को देखकर भी वेई वुफू को अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि लिन शेन का दौड़कर आना एक अच्छा निर्णय था। वह बता सकता था कि लिन शेन में बेस म्यूटेशन की कमी थी, उसे नहीं पता था कि वह किस विधि का उपयोग करके अस्थायी रूप से उस तरह की गति से आगे बढ़ा। इस तथ्य को छोड़ दें कि उसकी गति उत्परिवर्ती प्राणी की तुलना में बहुत अधिक नहीं थी। भले ही वह तेज था, लेकिन उसकी ताकत प्राणी को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उस पर हमला करना मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था, खासकर जब लिन शेन ने उत्परिवर्ती प्राणी की कमर पर अपनी उंगली को जोर से दबाया। तो वेई वुफू ने सोचा कि लिन शेन की उंगली निश्चित रूप से टूट जाएगी और उत्परिवर्ती प्राणी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। डोंग! लिन शेन की उंगली उत्परिवर्ती प्राणी की कमर में एक गड्ढे में जा गिरी, जिससे एक सुस्त आवाज आई और लिन शेन ने दर्द से कराहते हुए कहा। जैसा कि वेई वुफू ने अनुमान लगाया था, लिन शेन की उंगलियों की हड्डियां कुचल गई थीं और एक भयावह विचित्र आकार में मुड़ गई थीं। और जैसा कि वेई वुफू ने सोचा था, उत्परिवर्ती प्राणी पूरी तरह से सुरक्षित था। भले ही लिन शेन ने उसके कमजोर हिस्से पर हमला किया था, फिर भी वह उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सका। बैकक्वोट! लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे वेई वुफू वहीं खड़े रह गए, स्तब्ध। उत्परिवर्ती प्राणी ने अचानक हिलना बंद कर दिया था, एक हाथ कांटे पर और दूसरा लीफ ब्लेड को दबाते हुए, एक रोबोट की तरह जिसकी शक्ति अचानक समाप्त हो गई हो। यह नरक की तरह दर्द कर रहा है, लिन शेन ने दर्द में फुसफुसाया। उसकी मुड़ी हुई उंगलियां छोटी मूली की तरह सूज गई थीं। लिन शेन पर वेई वुफू की नज़र कुछ अजीब हो गई थी, जैसे कि वह उसे पहली बार देख रहा हो। उसने लिन शेन को सुपरसोनिक गनमैन पर एक्यूपॉइंट सीलिंग का उपयोग करते देखा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस उत्परिवर्ती प्राणी को भी सील किया जा सकता है। वह किस तरह की ताकत थी, वेई वुफू ने कभी नहीं सुना था। बेस म्यूटेशन के बिना एक इंसान वास्तव में ऐसी गति और समझ से परे तकनीकों में सक्षम था। लिन शेन काफी कुछ था। हिलना मत, इधर आओ, वेई वुफू ने कहा, लिन शेन को अपनी जेब से दवा की शीशी निकालते और अपनी उंगलियों पर लगाने के लिए कहते हुए। लिन शेन वेई वुफू के बोलने के तरीके के आदी हो चुके थे और अब और पूछने की जहमत नहीं उठा सकते थे। अपने भारी शरीर को वेई वुफू के पास खींच कर ले गए। बैठ जाओ, हाथ, वेई वुफू ने आदेश दिया। लिन शेन ने उसका इरादा समझ लिया, बैठ गई और अपनी घायल उंगलियों को उसके सामने फैला दिया। वेई वुफू की उंगलियां चमक उठीं और उन्होंने लिन शेन की घायल उंगली को जोर से सहलाया, जिससे एक तीखी चटकने वाली आवाज आई जिससे लिन शेन दर्द से चीख उठे। दवा लगाओ, वेई वुफू ने आदेश दिया। लिन शेन की चीखें बंद हो गईं क्योंकि तुरंत दर्द कम हो गया। आश्चर्यजनक रूप से उनकी उंगली में दर्द कम हो गया और उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ। नीचे देखते हुए उन्होंने देखा कि उनकी मुड़ी हुई उंगली अब सीधी हो गई थी। बिना कुछ और कहे लिन शेन ने अपनी घायल उंगली पर दवा की कुछ बूंदें डालीं, लेकिन अपनी नज़र म्यूटेंट प्राणी पर ही टिकाए रखी। सौभाग्य से म्यूटेंट डेथ पाउडर के भयानक स्तर तक नहीं पहुंचा था। उसके एक्यूपॉइंट सील कर दिए गए थे और वह हिल नहीं सकता था, लेकिन लिन शेन को नहीं पता था कि इसका असर कितने समय तक रहेगा। उसकी नज़र सुपरसोनिक गनमैन पर गई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। हालांकि वह मरा नहीं था, लेकिन वह अब रेंग भी नहीं सकता था, गोली चलाना तो दूर की बात है। अपने दांत भींचते हुए लिन शेन म्यूटेंट प्राणी के सामने गया और उसकी आंख से लीफ ब्लेड को खींचने की कोशिश की, लेकिन प्राणी ने ब्लेड को कसकर पकड़ रखा था और लिन शेन चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वह उसे हिला नहीं सका। तुम्हारे पास कोई बेस म्यूटेशन नहीं है? वेई वुफू ने लिन शेन को हैरान भाव से देखते हुए पूछा। उसे यकीन था कि लिन शेन के पास कोई बेस म्यूटेशन नहीं है, लेकिन अब उसे अपने फैसले पर शक होने लगा था। नहीं, लिन शेन ने अपना हाथ नीचे करते हुए कहा और वेई वुफू की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथ अभी भी हिल सकते हैं, क्या तुम आकर इसे खत्म कर सकते हो? इसे यहाँ नहीं मार सकते। वेई वुफू ने कुछ निकाला और लिन शेन की ओर फेंका। लिन शेन ने उसे पकड़ा और देखा कि यह एक अंडा था। हाँ, एक वास्तविक अंडा, बेस म्यूटेशन अंडा नहीं। बेस म्यूटेशन अंडे में धातु या क्रिस्टलीय खोल होते हैं, लेकिन यह अंडा चिकन अंडे या बत्तख के अंडे जैसा दिखता था, जिसका खोल ग्रे सफ़ेद, पतला और नाजुक था। ये कबूतर के अंडे से थोड़ा बड़ा, छोटा था।
मुझे भूख नहीं है। लिन शेन ने सोचा कि वेई वुफू उसे अंडा खाने का सुझाव दे रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे भूख लगी थी, लेकिन इतना छोटा अंडा उसे पेट भरने नहीं देगा, भले ही वह भूखा हो। इसे मत खाओ, इसका इस्तेमाल बेस म्यूटेट करने के लिए करो, वेई वुफू ने निर्देश दिया। इस अंडे का इस्तेमाल बेस म्यूटेट करने के लिए करो। क्या तुम्हें यकीन है? लिन शेन के मन में कई सवाल थे। कोई इस चीज़ से बेस म्यूटेट कैसे कर सकता है? उसे लगा जैसे वेई वुफू मजाक कर रहा था, लेकिन वेई वुफू के हाव भाव में मजाक का कोई संकेत नहीं था। जीना चाहते हो, बेस म्यूटेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करो, वेई वुफू ने लिन शेन के संदेह को देखते हुए जोर दिया। लिन शेन को अभी भी यह अविश्वसनीय लगा कि वह इस चीज़ से बेस म्यूटेट कर सकता है, और अगर यह संभव भी होता तो यह एक लंबी प्रक्रिया होती, कम से कम 3 से 5 दिन या शायद आधा महीना भी लग सकता था, और सबसे लंबी प्रक्रिया में 1 या 2 महीने लगते। ऐसी जगह पर वह बेस म्यूटेट कैसे कर सकता था? सबसे अधिक संभावना है बेस म्यूटेटिंग खत्म करने से पहले ही एक्यूपॉइंट सीलिंग का असर खत्म हो जाएगा और म्यूटेंट प्राणी उसे अपने कांटे से मार देगा। बहुत मजबूत, बहुत तेज, मुश्किल। सफलता का मतलब है जीवित रहना, असफलता का मतलब है मौत, वेई वुफू ने एक बार फिर समझाया। अध्याय 34 आदिम अंडे। अनुवादक 54,96,90,339। लिन शेन पहले से ही वेई वुफू के बोलने के तरीके को पूरी तरह से अपना चुका था। वह जानता था कि वेई वुफू का क्या मतलब था, कि अंडे में मजबूत क्षमता थी और ये त्वरित आधार उत्परिवर्तन की सुविधा प्रदान करेगा। उनकी वर्तमान स्थिति कठिन थी और लिन शेन को जीवित रहने के लिए आधार उत्परिवर्तन से गुजरना होगा। यदि वह असफल हो जाता है तो उनकी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये निश्चित रूप से एक मृत अंत होगा। क्या आप वास्तव में सुनिश्चित हैं कि यह चीज़ एक आधार उत्परिवर्तन अंडा है? क्या आपको यकीन है कि इसे मिलाया नहीं गया है और यह आपके नाश्ते के लिए उबले हुए छोटे मुर्गी के अंडों में से एक नहीं है? लिन शेन ने एक बार फिर पुष्टि की, क्योंकि चाहे वह इसे कैसे भी देखे, यह एक साधारण पक्षी का अंडा लग रहा था जिसका आधार उत्परिवर्तन अंडे से कोई संबंध नहीं था। अगर आपको डर है तो बस इसे मुझे वापस दे दो, वेई वुफू ने कहा। तो मैं इसे आजमा कर देखूंगा, लिन शेन ने सोचा। अगर यह सिर्फ एक साधारण पक्षी का अंडा है तो मैं कुछ नहीं खोऊंगा, लेकिन अगर यह उतना ही शक्तिशाली है जितना वेई वुफू कहते हैं तो मैं जैकपॉट मार लूंगा। वेई वुफू जैसा दुर्जेय व्यक्ति बेस म्यूटेशन अंडे की प्रशंसा तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह असाधारण न हो। बस, मैंने ऐसे किसी जीन अंडे के बारे में क्यों नहीं सुना जो इतने कम समय में बेस म्यूटेशन को पूरा करने की अनुमति देता हो। अपना निर्णय लेने के बाद लिन शेन ने अब और संकोच नहीं किया। वह अपने पैरों को खींचने वाला नहीं था। पूरी तरह से स्थिर हो चुके उत्परिवर्तित प्राणी पर नजर डालते हुए लिन शेन ने अंडे को उठाया जो एक पक्षी के अंडे जैसा दिख रहा था, वास्तव में एक बेस म्यूटेशन अंडा, और उसे पूरा निगल लिया। हाँ, उसने उसे पूरा निगल लिया। जो मनुष्य बेस म्यूटेशन से नहीं गुजरे थे वे सीधे बेस म्यूटेशन द्रव या बेस म्यूटेशन अंडे में निहित सार का सेवन नहीं कर सकते थे। आमतौर पर उन्हें पहले एसेंस इंजेक्शन को परिष्कृत और बनाना पड़ता था, जिसे फिर नियंत्रित मात्रा में शरीर में डाला जाता था। बेस म्यूटेशन के बाद मनुष्य सीधे कुछ बेस म्यूटेशन फ्लूइड का सेवन कर सकते थे, लेकिन ये जोखिम के बिना नहीं था। बेस म्यूटेशन फ्लूइड की प्रकृति वायरस के समान थी। इससे संक्रमित मनुष्य धीरे धीरे वायरस के साथ सह अस्तित्व में रहते थे, इसे नियंत्रित करने और अपने हिस्से के रूप में शामिल करने का प्रयास करते थे। बेशक ये सिर्फ एक सादृश्य था, वास्तव में बेस म्यूटेशन फ्लूइड और वायरस के गुण कुछ अलग थे। बेस म्यूटेशन के बिना मनुष्यों को संक्रमण से गुजरने और अपने शरीर की संरचना को बदलने के लिए खोल सहित पूरे बेस म्यूटेशन अंडे को खाने की आवश्यकता होती है। चूंकि उसने पहले बड़ी मात्रा में एसेंस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था, ऐसा लगता था जैसे उसे कई बार टीका लगाया गया हो, इसलिए इस तरह के संक्रमण का जोखिम वास्तव में अधिक नहीं था। आखिरकार वह सबसे निचले स्तर के स्टील लेवल बेस म्यूटेशन अंडे का इस्तेमाल कर रहा था। बेस म्यूटेशन में विफलता से ज़्यादातर सिरदर्द, बुखार और इस तरह की समस्याएं होती हैं जो सर्दी लगने से बहुत अलग नहीं होती हैं। लिन शेन को पक्षी का अंडा निगलते हुए देखकर वेई वुफू की आंखों में पहचान का संकेत दिखाई दिया। उसने खुद से सोचा, 14 प्राइमल अंडे का इस्तेमाल करने वाले 6 लोग मर चुके हैं, अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। अब लिन शेन इतना शांत और शांत है कि वह अच्छी तरह जानता है कि विफलता का मतलब निश्चित मृत्यु है। वह वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति है। शायद वह वास्तव में सफल हो सकता है। वेई वुफू को खुद भी यह एहसास नहीं था कि यह उनके संवाद करने का रहस्यमय तरीका था जिसने लिन शेन को गुमराह किया था। लिन शेन के गुमराह होने का कारण यह था कि उसने कभी भी बेस म्यूटेशन विफलता से किसी के मरने के बारे में नहीं सुना था। यह अवधारणा उसके दिमाग में मौजूद ही नहीं थी और उसे इस मुद्दे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने गलत समझा। बेशक अगर लिन शेन को पता होता तो शायद वह और भी ज्यादा दिलचस्पी लेता। उसके तीसरे और चौथे भाइयों ने हमेशा उसे बेस म्यूटेशन में जल्दबाजी न करने की सलाह दी थी, जिसका मतलब था कि वे उसे पर्याप्त क्षमता वाला बेस म्यूटेशन अंडा ढूंढना चाहते थे।
अगर लिन शेन को इस पक्षी के अंडे की उत्पत्ति के बारे में पता होता तो शायद वह फिर भी वही विकल्प चुनता। बेशक एक और महत्वपूर्ण कारण ने उसके निर्णय को प्रेरित किया, उसके पास अब कोई उपयोगी पालतू जानवर नहीं था और उसे चलने में भी कठिनाई हो रही थी। अपनी खुद की जीवित रहने की क्षमता को तुरंत बढ़ाए बिना परिणाम अभी भी मृत्यु ही होगी। आमतौर पर कोई व्यक्ति बेस म्यूटेशन अंडे को खाने से पहले उसे संसाधित करता है, लेकिन जाहिर है अब ये कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से अंडा बड़ा नहीं था और लिन शेन उसे पूरा निगलने में कामयाब हो गया। जैसे ही अंडा उसके पेट में गया, लिन शेन को पता चल गया कि यह कोई साधारण पक्षी का अंडा नहीं है, बल्कि असली बेस म्यूटेशन अंडा है। अंडे के निगलने के तुरंत बाद उसके पेट से इतनी ठंड निकली कि वह किसी ठोस व्यक्ति को जमा दे और तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। लिन शेन ने तुरंत अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया, सीधे जमीन पर गिर गया, लेकिन उसकी नसें अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील हो गईं। उसकी त्वचा पर बाल का एक भी कतरा गिरना उसे चुभने वाले दर्द का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि जब धूल उसकी त्वचा पर जम जाती थी तो तुरंत सूजन और लालिमा पैदा हो जाती थी। ये दर्द देता है, धिक्कार है, ये वास्तव में दर्द देता है। लिन शेन ने कभी नहीं सोचा था कि हवा में इतनी धूल हो सकती है। धूल, जो आमतौर पर अदृश्य होती है, लिन शेन पर गिर गई, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में सुइयों से चुभन हो रही है। वेई वुफू ने लिन शेन को देखा, जो जमीन पर निश्चल पड़ा था और उसके दिमाग में कई विचार दौड़ रहे थे। 14 नंबर के प्राइमल एग को प्राइमल एग क्यों कहा जाता था, न कि बेस म्यूटेशन एग? इसका कारण ये था कि इसकी उत्पत्ति सामान्य बेस म्यूटेशन एग से भिन्न थी। 200 साल से भी अधिक समय पहले दुनिया भर में विभिन्न बेस वेरिएंट जीव दिखाई देने लगे। वे सभी मूल रूप से बेस म्यूटेशन जोन से उभरे थे। आम लोगों को बेस म्यूटेशन जोन के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां बेस वेरिएंट जीव इकट्ठा होते हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि बेस वेरिएंट जीव बेस म्यूटेशन जोन में क्यों इकट्ठा होते हैं और ऐसे जीवों का दिखना हमेशा बेस म्यूटेशन जोन में क्यों शुरू होता है। वेई वुफू जैसे लोग बहुत स्पष्ट थे, किसी क्षेत्र के बेस म्यूटेशन जोन में बदलने का कारण प्राइमल एग्स की मौजूदगी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये रहस्यमय प्राइमल एग्स अज्ञात मूल से पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे, आसपास के जीवन रूपों को संक्रमित किया और उन्हें बेस म्यूटेशन से गुजरने के लिए मजबूर किया, जिससे बेस वेरिएंट जीव अस्तित्व में आए। 200 से ज्यादा सालों के प्रयास के बाद कुछ बेस म्यूटेशन जोन में प्राइमल एग्स का एक छोटा हिस्सा इंसानों के हाथों में आ गया। बेस एलायंस के रिकॉर्ड के अनुसार कुल 16 ज्ञात प्राइमल एग्स हैं, जिनमें से 11 का इस्तेमाल पहले ही बेस म्यूटेशन के लिए किया जा चुका है। जहां तक उन लोगों का सवाल है जिनका हिसाब नहीं है, उनकी संख्या अज्ञात है। प्रत्येक मानव जिसने आधार उत्परिवर्तन के लिए प्राइमल अंडे का उपयोग किया, वह आधार उत्परिवर्तन अंडे का उपयोग करने वालों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था, जो म्यूटेटरों के बीच राक्षसों के समान था। उन 2 लोगों को छोड़कर जो पहले ही मर चुके थे, बाकी सभी मनुष्य जिन्होंने बिना किसी अपवाद के आधार उत्परिवर्तन के लिए प्राइमल एग्स का इस्तेमाल किया, वे मानव म्यूटेटर के अभिजात वर्ग बन गए, जो वास्तव में पिरामिड के शीर्ष पर खड़े थे। हालांकि आधार उत्परिवर्तन के लिए प्राइमल एग्स का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक था। लगभग हर ज्ञात प्राइमल एग ने मानव जीवन ले लिया था। बेस एलायंस के रिकॉर्ड में 14वें नंबर पर लेबल किया गया वेई वुफू के कब्जे में प्राइमल एग खोजा गया और प्रलेखित किया जाने वाला 14वां प्राइमल एग था। 14वें नंबर का प्राइमल एग 70 साल पहले खोजा गया था और तब से 6 मनुष्यों ने बेस म्यूटेशन के लिए इसका इस्तेमाल करने का प्रयास किया था। बिना किसी अपवाद के सभी की मृत्यु हो गई थी। पिछले 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने पूरी तरह से तैयारी की थी और एक साधारण मानव के लिए चरम शारीरिक स्थिति तक पहुंच गए थे, फिर भी वे असफल रहे। वेई वुफू देख सकते थे कि लिन शेन की शारीरिक स्थिति भी एक साधारण मानव की सीमा तक पहुंच गई थी, जो कि बेस म्यूटेशन के लिए प्राइमल एग का उपयोग करने की सबसे बुनियादी आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति के बिना विफलता लगभग निश्चित थी। इसके बावजूद असफलता की संभावना अभी भी बहुत अधिक थी। लिन शेन के पास ऐसी शारीरिक स्थिति थी और अपनी उम्र में बेस म्यूटेशन से गुजरने के बाद वेई वुफू का मानना था, क्या ऐसा नहीं था कि वह एक आदिम अंडे की प्रतीक्षा कर रहा था? किसी कारण से वेई वुफू को लगा कि लिन शेन सफल हो सकता है, क्योंकि लिन शेन ने जो कुछ किया था वह उसे अविश्वसनीय लगा, लगभग अवैज्ञानिक। रेशम निकल रहा है। वेई वुफू ने लिन शेन की त्वचा से कई गुना पतले, नीचे की तरह दिखने वाले सफ़ेद धागे देखे और उसकी आंखें एक बार चमक उठीं। अध्याय 35 टेराकोटा योद्धाओं का अंत। अनुवादक 54,96,90,339। लिन शेन उस दर्द का अनुभव कर रहा था जो मांसपेशियों में ऐंठन और अस्थि मज्जा पर प्रहार के वर्णन से परे था। अगर वह आवाज़ निकाल पाता तो शायद उसका गला चीरकर रो देता। दुर्भाग्य से वह अपने होंठ या आंखें भी नहीं हिला सकता था। चिल्लाना तो दूर की बात है, वह पलक भी नहीं झपका सकता था। लिन शेन ने पहले सुना था कि बेस म्यूटेशन की प्रक्रिया बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया के समान थी।
एक कैटरपिलर का तितली में बदलना पूर्ण कायापलट के रूप में जाना जाता है, जिसमें शरीर की संरचना में नाटकीय परिवर्तन होता है, जैसे कि एक जीवन रूप दूसरे में विकसित होता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कैटरपिलर बस एक मोबाइल प्लेसेंटा है और अंदर पल रही तितली समय आने पर प्लेसेंटा को घुलाकर सोख लेगी। बेशक यह विचार निराधार है। मानव बेस म्यूटेशन की प्रक्रिया भी शारीरिक संरचना का पुनर्गठन है, जिसमें बेस म्यूटेशन अंडे का खोल पिघलता है, विघटित होता है, धागे बनाता है और एक पुतला बनाता है, जिसका सार मानव शरीर के साथ मिलकर एक नया स्टील बॉडी बनाता है। ये प्रक्रिया चावल को पीसकर आटा बनाने और फिर चावल के नूडल्स बनाने के लिए अन्य सामग्री के साथ मिलाने के समान है, इसलिए दर्द अकल्पनीय है। बेशक वास्तविक प्रक्रिया में शरीर को सचमुच कुचलने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पूरे शरीर में सार का एकीकरण उतना ही दर्दनाक होता है, लगभग असहनीय। बेस म्यूटेशन अंडे की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, प्रक्रिया उतनी ही दर्दनाक होगी। लिनशेन ने केवल ये सुना था कि बेस म्यूटेशन दर्दनाक है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना कष्टदायी होगा। उसके शरीर के अंदर से सफ़ेद तंतु उगाए, एक दूसरे के साथ जुड़ गए और धीरे धीरे एक अंडाकार आकार का सफ़ेद पुतला बन गया। वेई वुफू की अभिव्यक्ति जटिल थी। लिनशेन से पहले जिन मनुष्यों ने आधार उत्परिवर्तन के लिए आदिम अंडा संख्या 14 का उपयोग करने की कोशिश की थी, उनमें से कोई भी पुतला बनाने की अवस्था तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ। वे सभी आदिम अंडा निगलने के तुरंत बाद मर गए। तथ्य यह है कि लिनशेन एक पुतला गढ़ने में सक्षम था। इसका मतलब था कि प्राइमल अंडे का खोल पहले ही पिघल चुका था और उसके शरीर के भीतर एक नई संरचना में विघटित हो गया था, जो दर्शाता है कि वह सफलता के आधे रास्ते पर था। इसके बाद ये देखना था कि क्या लिनशेन का शरीर सार के साथ एकीकरण का सामना कर सकता है, जिसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि क्या वह विदेशी वायरस के साथ सह अस्तित्व में रह सकता है। वेई वुफू लिनशेन द्वारा बनाए गए पुतले को ध्यान से देख रहा था, जब अचानक, जैसे कि उसे कुछ महसूस हो रहा हो, उसने अपना सिर घुमाया और स्थिर उत्परिवर्ती प्राणी को देखा। उत्परिवर्ती प्राणी थोड़ा कांपने लगा, जिससे वेई वुफू थोड़ा भौहें सिकुड़ने लगा। एक पल के चिंतन के बाद वेई वुफू ने अपने हाथों को जोर से जमीन पर दबाया, जिससे उसका शरीर उछलने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी कमर के नीचे सब कुछ अस्थिर और अनुत्तरदायी था, जिससे उसकी गति बहुत प्रभावित हुई। वेई वुफू ने उत्परिवर्ती प्राणी के सामने झपट्टा मारा और अपनी उंगलियों को प्राणी की कमर के गड्ढे में जोर से घुसाया, ठीक उसी जगह जहां लिनशेन ने पहले निशाना लगाया था। उसके प्रहार का बल लिनशेन के प्रहार से कई गुना ज्यादा था, जिससे गड्ढा और भी गहरा हो गया। दुर्भाग्य से जब वेई वुफू ने उत्परिवर्ती प्राणी की ओर देखा, तो उसने पाया कि उसके शरीर का कांपना बंद नहीं हुआ था। उसने कौन सा तरीका अपनाया? वह ऐसा क्यों कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता? वेई वुफू ने अपने दिल में आह भरी, अपने हाथों को जमीन पर फैलाया, एक बार फिर जोर से उछला और फिर अपने हाथों को जोर से ताली बजाते हुए उत्परिवर्ती प्राणी के शरीर को दूर धकेल दिया। उत्परिवर्ती प्राणी जमीन पर 10 मीटर से ज्यादा लुढ़का और फिर यहाँ के मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण रुक गया। उसे इतनी दूर धकेलना काफी मुश्किल काम था। वेई वुफू का एकमात्र विचार समय को जितना संभव हो सके उतना विलंबित करना था। डेटा के अनुसार प्राइमल एग्स के साथ बेस म्यूटेशन से गुजरने वाले मनुष्य बहुत तेजी से ऐसा करते हैं। मृत्यु तेजी से आती है और यदि सफल हो भी जाए तो वह भी तेजी से होती है। नियमित बेस म्यूटेशन अंडों की तरह पुतले के अंदर कई दिनों या महीनों तक रहने की आवश्यकता नहीं होती। अधिकांश पुतले को गढ़ने के 3 से 10 मिनट के भीतर बेस म्यूटेशन पूरा कर लेते हैं और फिर तुरंत पुतले से बाहर निकल सकते हैं। वेई वुफू को सिर्फ तब तक टिके रहने की जरूरत थी जब तक लिनशेन पुतले से बाहर न निकल जाए। लिनशेन के चमत्कारी तरीकों और प्राइमल एग द्वारा रूपांतरित स्टील बॉडी के साथ म्यूटेंट प्राणी को हराना मुश्किल हो सकता था, लेकिन बच निकलने की संभावना बहुत बढ़ जाती। वेई वुफू ने म्यूटेंट प्राणी को दूर पड़ा देखा। उसका शरीर लगातार कांप रहा था। यह हिसाब लगा रहा था कि अगर म्यूटेशन प्राणी उसके सामने चलने की क्षमता हासिल कर लेता है तो वह कितना समय रोक सकता है। पर्याप्त नहीं, वेई वुफू ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हुए खुद से कहा। म्यूटेंट प्राणी का शरीर और भी ज्यादा हिंसक रूप से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल अपनी चाल की क्षमता हासिल कर सकता है। चूंकि लिनशेन ने खुद को घेर लिया था, इसलिए 1 मिनट से भी कम समय बीता था, और भले ही लिनशेन अविश्वसनीय रूप से तेज हो, फिर भी उसे 3 मिनट से ज्यादा समय की जरूरत होगी। वेई वुफू ने एक बार फिर अपने हाथों को जमीन पर दबाया और दूर खड़े म्यूटेंट प्राणी की ओर रेंगता हुआ चला गया। उत्परिवर्ती प्राणी के हिंसक रूप से हिलते हुए शरीर के पास पहुंचकर वेई वुफू ने उसे धक्का दिया और उसे दूर धकेलना जारी रखा। थोड़ी देर तक धक्का देने के बाद उत्परिवर्ती प्राणी का शरीर अचानक झटका खा गया, फिर उसका हाथ ऊपर उठा। उसके बाद उसका शरीर भी हिलने लगा, हालांकि कुछ हद तक अकड़कर, ब्रेकडांस प्रदर्शन से रोबोट की तरह। बिना कुछ कहे वेई वुफू उत्परिवर्ती प्राणी के पीछे लुढ़क गया और अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटकर उसे पीछे से नग्न करके गला घोंट दिया। जब ये चाल किसी इंसान पर इस्तेमाल की जाती है तो ये कैरोटिड धमनियों को संकुचित करके और थोड़े समय में मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति से वंचित करके चेतना खो सकती है।
जब उत्परिवर्ती प्राणी पर इस्तेमाल की जाती है तो स्वाभाविक रूप से प्रभाव उतना अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा वेई वुफू के पैर प्राणी को लपेटने और उसे स्थिर करने में असमर्थ होने के कारण ये चाल और भी कम प्रभावी थी। ये वेई वुफू के लिए एक अनिच्छुक विकल्प था, क्योंकि उत्परिवर्ती प्राणी का सीधे सामना करना उचित नहीं था और इससे उसकी मृत्यु और भी जल्दी हो जाती। पीछे से कम उसके पंजे और पैर आसानी से वेई वुफू तक नहीं पहुंच पाते थे और इंसानों की तरह उसकी भुजाएं पूरी तरह से पीछे की ओर नहीं घूम पाती थीं। वेई वुफू ने बस जितना संभव हो सके उतना देर करने के बारे में सोचा, बस लिन शेन के अपने बाड़े से बाहर आने का इंतजार किया। उत्परिवर्ती प्राणी ने वेई वुफू की गला घोंटने वाली पकड़ को अनदेखा करते हुए जल्दी से खुद को संभाला। उसने अपनी आंख में फंसी लीफ ब्लेड को बाहर निकाला और उसे एक तरफ फेंक दिया। जैसे ही लीफ ब्लेड को हटाया गया, उत्परिवर्ती प्राणी की आंख का घाव एक दृश्यमान दर से ठीक हो गया और जल्द ही पूरी तरह से सामान्य हो गया। यही कारण था कि वेई वुफू ने कहा कि इसे नहीं मारा जा सकता। समुद्र में उनकी लड़ाई के दौरान उसने कई बार उत्परिवर्ती प्राणी पर गंभीर घाव किए थे, लेकिन प्राणी का उपचार बहुत तेजी से हो रहा था, जिससे उसे मारना लगभग असंभव था। अंत में वेई वुफू ने अपनी जीवन रक्षक क्षमता का उपयोग करके उत्परिवर्ती प्राणी को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वह कुछ समय के लिए पीछे हट गया। अफसोस की बात है कि उस शक्ति के उपयोग से उसका अपना शरीर भी विफल हो गया और खुद को समुद्र तट पर घसीटने के बाद वह बेहोश हो गया। उसके पैरों को ठीक होने में समय लगा। उत्परिवर्ती प्राणी ने एक हाथ से वेई वुफू के सिर को पकड़ने के लिए पीछे हाथ बढ़ाया। उसके खंजर जैसे नुकीले नाखून वेई वुफू के गाल पर घिस गए और रेत में धंस गए। वेई वुफू अभी भी अपनी गर्दन को दबाए हुए उत्परिवर्ती प्राणी के बार बार के वार से बचने के लिए अपने शरीर को इधर उधर हिला रहा था। उत्परिवर्ती प्राणी के दूसरे हाथ ने कांटा छोड़ दिया और वेई वुफू की ओर बढ़ा। ये देखकर कि वह बच नहीं सकता, वेई वुफू के पास गर्दन के चारों ओर बंधे हाथ को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और रेतीली जमीन पर एक शक्तिशाली धक्का देकर लुढ़क गया। चलो मुझे मार डालो, वेई वुफू ने शब्दों से उकसाने की कोशिश की, प्राणी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। भावनाओं से भरे प्राणी के रूप में तार्किक रूप से उसे वेई वुफू द्वारा खिलवाड़ किए जाने के बाद सबसे पहले उसे मारना चाहिए, लेकिन किसी कारण से वेई वुफू को एक नज़र देखने के बाद उत्परिवर्ती प्राणी ने जमीन से लाल कांटा उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर लिन शेन के घेरे की ओर बढ़ गया। ये वेई वुफू की उम्मीदों से परे था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया त्वरित थी। अपने हाथों को जमीन पर टिकाकर उसने अपनी पूरी ताकत से जमीन से उड़ान भरने वाली मिसाइल की तरह उस जीव को पकड़ लिया। उसके एक पैर को पकड़ा, जोर से घुमाया और उसे जमीन पर पटक दिया। उत्परिवर्ती प्राणी ने अपने दूसरे पैर से पीछे की ओर लात मारी। अपने स्थिर पैरों के कारण चकमा देने में असमर्थ वेई वुफू केवल एक हाथ से ही उसे छोड़ सका और अपने दूसरे पैर को पकड़ लिया। उसने सोचा था कि इस तरह से हेरफेर किए जाने के बाद उत्परिवर्ती प्राणी क्रोधित हो जाएगा और मौत से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होगा। उसे आश्चर्य हुआ कि जब उसके पैर वेई वुफू द्वारा पकड़े गए थे, तब भी प्राणी ने लाल कांटा उठाने के बाद वेई वुफू पर निशाना नहीं लगाया जो उसके पैरों को पकड़े हुए था, बल्कि उसने अपनी पूरी ताकत से कांटा लिन शेन के आवरण की ओर फेंक दिया।